नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। What to expect and how to prepare for a cesarean delivery। सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि एक सर्जरी या ऑपरेशन द्वारा हम बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालते हैं या डिलीवरी कराते हैं। सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी होना। सिजेरियन सेक्शन बहुत कॉमन हो गया है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन मोड ऑफ डिलीवरी नाउअडेज। लेकिन फिर भी सिजेरियन सेक्शन के नाम सुनते ही मरीजों को डर लग जाता है। डर हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डरते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए आज हम एक कंसाइज इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम आपको सिजेरियन सेक्शन के बारे में देने वाले हैं। What is cesarean section and what are its types? Cesarean section क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? Cesarean section, Cesarean delivery, LSCS ये सब सिमिलर टर्म्स हैं जिनका मतलब होता है ऑपरेशन द्वारा बेबी का डिलीवर होना। सिजेरियन सेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्टिव LSCS होता है और एक इमरजेंसी LSCS होता है। इलेक्टिव LSCS वो होता है जब हम डॉक्टर्स एक पेशेंट जिसका सिजेरियन सेक्शन होना ही है उनको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम देते हैं 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद और इलेक्टिवली सिजेरियन करते हैं। इमरजेंसी LSCS वो होता है जो इमरजेंसी में करते हैं। वो 7th मंथ के बाद कोई इमरजेंसी हो सकता है मदर या बेबी को, या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बेबी को या मदर को कोई भी प्रकार का अगर रिस्क है तो इमरजेंसी में सीजर होता है और उसको हम इमरजेंसी LSCS बोलते हैं। हाउ लॉन्ग डज अ सिजेरियन सेक्शन टेक? कितना समय लगता है? सिजेरियन सेक्शन में 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम लगता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो 1.5 आवर्स लग सकता है। स्किन से बच्चे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इज़ ओनली 1 to 3 मिनट्स। प्लासेंटा और बेबी को निकालने के बाद उसके बाद जो क्लोजर करते हैं वो लेयर्स में होता है और इसको हम बहुत स्लोली करते हैं। अब देखते हैं सिजेरियन सेक्शन अगर आपका प्लान्ड है और आपको एडमिट होना है सिजेरियन सेक्शन के लिए तो आपके साथ क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हर पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उनको NPO स्टेटस में आना है। NPO स्टेटस का मतलब ये होता है नील पर ओरल। इसका मतलब ये है कि आप 4 to 6 आवर्स पहले मुंह से ना पानी लेंगे ना खाना लेंगे। फिर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, आपका केस शीट बनता है। इसमें आपको बहुत ध्यान दे के अपना प्रॉपर नेम और स्पेलिंग देना है ताकि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आपका सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप इस प्रोसीजर के लिए कंसेंट दे रहे हैं। इस कंसेंट में प्रोसीजर का नाम, एनेस्थीसिया का टाइप एंड इसमें आपका सिग्नेचर और अटेंडर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। इस कंसेंट फॉर्म के बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अगर इलेक्टिव प्रोसीजर है तो कंसेंट बहुत आराम से आप पढ़ के साइन कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी LSCS है तो कंसेंट का जो रीडिंग प्रोसेस होता है या कंसेंट टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत मिनटों में किया जाता है फॉर एन इमरजेंसी LSCS। फिर आपको एडमिशन प्रोसेस के बाद आपको वार्ड में एडमिट किया जाता है, वहाँ पे सिस्टर आपको रिसीव करती हैं। उसके बाद आपका पार्ट्स प्रिपेयर किया जाता है और एक IV लाइन शुरू किया जाता है एंड पेशाब के थैली में एक कैथेटर डाला जाता है ताकि आपको ऑपरेशन के बाद तुरंत आप उठ नहीं पाते हैं ब्लैडर इवैक्यूएट करने के लिए, इसलिए कैथेटर डाला जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स 2-3 दिन पहले ही अपने पार्ट्स को प्रिपेयर खुद करके आते हैं, शेविंग करके आते हैं। ये हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। प्रिपरेशन के बाद आपको एंटासिड मेडिकेशंस दिया जाता है। एंटासिड मेडिकेशंस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सर्जिकल प्रोसेस के दौरान आपको अगर वॉमिटिंग होता है,
हमें ये डर रहता है कि अगर एसिड का रिफ्लक्स होता है तो वो लंग के टिश्यू को इंजर कर सकता है सर्जरी के दौरान, इसलिए आपको एंटासिड्स, एंटी एमेटिक्स दिया जाता है। अब देखते हैं सी सेक्शन के दौरान क्या होता है। आपके प्रिपरेशन के बाद, कंसेंट के बाद आपको लेके जाते हैं ओटी में। वहाँ पे आपका जो मुलाकात होती है वो एनेस्थेटिस्ट से होता है, जो बेहोशी देने वाले डॉक्टर होते हैं। वो आपको एक्सप्लेन करते हैं एनेस्थीसिया का प्रोसीजर, आपको लेटालते हैं, करवट दिलाते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी में रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली विच इज़ फॉलोड इज स्पाइनल एनेस्थीसिया, बट ये सर्जरी आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। वो इंजेक्शन और नीडल इतना पतला होता है कि आपको सिर्फ एक प्रिक सेंसेशन एहसास होता है और इससे आपको बाद में भी कोई बैकएक नहीं होता है। एनेस्थीसिया के बाद आपको सीधा ले जाया जाएगा और आपकी इंसिशन के जगह को प्रेप किया जाता है। इस प्रिपरेशन के दौरान एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ताकि आपका एब्डोमेन पूरी तरह से स्टेराइल हो। फिर पेंट और ड्रेप किया जाता है और फिर सर्जन वॉश करके आते हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं इंसिशन से। आजकल इंसिशन बहुत छोटा होता है, एक स्माइलिंग टाइप का इंसिशन होता है, प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर देते हैं। इसके बाद यूट्रस तक हम पहुंचते हैं और उसके बाद यूट्रस पे भी हम एक ट्रांसवर्स इंसिशन लगाते हैं। अगर आपके डिस्चार्ज कार्ड में कभी भी लिखा गया है कि आपकी यूट्राइन इंसिशन वर्टिकल है, तो फिर आपका नेक्स्ट डिलीवरी भी सिजेरियन सेक्शन से ही होना चाहिए। इसलिए यूट्रस पे जो इंसिशन देते हैं वो डिस्चार्ज कार्ड में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूट्राइन इंसिशन के बाद पानी की थैली को रप्चर किया जाता है और बेबी अगर सीधा है तो उसका हेड डिलीवर होता है, अगर बच्चा उल्टा है तो उसके बटक्स या उसके पैर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉर्ड क्लैंप और कट किया जाता है, म्यूकस एक्सट्रैक्ट करते हैं बेबी के माउथ से एंड बेबी इज़ हैंडेड ओवर टू दी पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन बेबी को ऊपर से नीचे पूरा चेक करते हैं, अबकार स्कोर एंट्री करते हैं, बच्चे के पूरे डिटेल्स लिखते हैं एंड फिर आपको बेबी हैंडओवर बाहर किया जाता है। बेबी के एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर प्लासेंटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यूट्रस अच्छे से सिकुड़ गया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं, और फिर जो इंसिशन यूट्रस में दिया गया है उसका क्लोजर शुरू करते हैं। धीरे धीरे हर लेयर को जिसको ओपन किया गया है इन टू आउट क्लोजर शुरू होता है। आजकल हर जगह एब्जॉर्बेबल सूचर्स ही यूज़ किया जाता है, मतलब गलने वाले सूचर्स। जो स्किन का लेयर है वो भी एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ करते हैं जो 7 और 10 डेज़ में गल जाता है। अब देखते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद पेशेंट्स रिकवर कैसे करते हैं और कितनी जल्दी घर जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको पोस्ट ऑप आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। अब पेशेंट्स को नॉर्मली 4 to 6 आवर्स पोस्ट ऑप आईसीयू में रखते हैं जब तक आपका डॉक्टर आपके ओरल सिप्स शुरू नहीं करते हैं और क्लियर फ्लूइड्स शुरू नहीं करते हैं, तब तक आईवी लाइन और आईवी फ्लूइड्स आपको दिया जाएगा। आफ्टर 4 आवर्स आपका ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया जाता है। हर महिला को तुरंत डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, स्पेशली आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हम ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए इनिशिएट करते हैं ताकि एक स्टिमुलस हो निप्पल और ब्रेस्ट को, ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो एंड बेबी अपना सकिंग रिफ्लेक्स आजमा पाए। तो इससे स्टिमुलस से मिल्क प्रोडक्शन अगर तुरंत नहीं होता है, शाम तक या अगले दिन शुरू डेफिनेटली हो ही जाता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। 6 आवर्स के बाद आपको अपने रूम या वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और आपको ओरल सिप्स एंड क्लियर फ्लूइड्स शुरू किया जाता है। अगले दिन कैथेटर आउट किया जाता है, सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट शुरू किया जाता है। ऑलमोस्ट बाय द 3rd डे पेशेंट इज़ पेन फ्री एंड हम पेशेंट को डिस्चार्ज 3rd या 4th डे कर सकते हैं। जब आप एक रिव्यू चेकअप के लिए आते हैं तब पेशेंट्स को हम ड्रेसिंग निकालते हैं, ड्राई रहता है उनका सूचर्स, और फिर हम पेशेंट्स को अच्छे से नहाने के लिए खुद घर पे बोल देते हैं। उसके बाद पेशेंट्स को सिर्फ कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन की टैबलेट
और एक ऑइंटमेंट दिया जाता है। पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट ज़रूर करते हैं कि आप घर जाने के बाद नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं और आप भारी सामान एटलीस्ट 3 मंथ्स तक नहीं उठाएं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वज़न कम करने के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। 3 मंथ्स के बाद आप एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं और अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं आफ्टर 3 to 4 वीक्स। अब रूटीन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किन मरीजों में हम करते हैं? अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन सेक्शन से हुआ है और वो एक रिकरिंग इंडिकेशन के लिए हुआ है, मतलब हर प्रेगनेंसी में ये इंडिकेशन रिकर होता है, तो आपका सिजेरियन सेक्शन से ही बेबी सेकेंड टाइम भी हम करते हैं। अगर आपका पहले 2 से अधिक सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी आपका सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी होगी। अगर आपके यूट्रस में और कोई यूट्राइन ऑपरेशन हुआ है सिजेरियन के अलावा, जैसे मायोमेक्टमी जिसमें हम गठान निकालते हैं, उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन से ही बेबी। अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, तो सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क हो सकता है तो आपको इलेक्टिव LSCS के लिए आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। आपका बेबी उल्टा है या आड़ा है तो इस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन होता है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें प्लासेंटा नीचे की तरफ रहता है, जिसको हम सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। इस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी किया जाता है। अगर आपके बेबी में ऐसा कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई बर्थ डिफेक्ट है जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आप HIV पॉजिटिव है तो भी आपको सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी करवानी चाहिए। आशा है कि आपको अब एक कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सिजेरियन सेक्शन मिल गया है। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग सिजेरियन सेक्शन, आप हमारे एनिमेटेड वीडियोस ऑन सिजेरियन सेक्शन ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि पेशेंट्स की रिकवरी कितनी जल्दी होती है सिजेरियन सेक्शन में, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हालांकि आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, बट जिस कंडीशंस में सिजेरियन सेक्शन ज़रूरी है उसमें माँ या बच्चे की जान बच सकती है और इसलिए हमें सिजेरियन सेक्शन से डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद।